हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, तो आइए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में। एक पंगसाउ पास न्यूज में रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया और म्यांमार बॉर्डर में है। पंगसाउ पास ये बेसिकली अरुणाचल में है, ठीक है। यहां पर एक फेस्टिवल हुआ था, तो इस वजह से ये न्यूज में था। अरुणाचल इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इसका आंसर है डी। तो ये क्योंकि वहां पर फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इस पास में फेयर मेला भी लगा हुआ था, तो द हिंदू में भी कवर हुआ था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डी इसका आंसर है, पंगसाउ पास। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस करा था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि 1947 में कंट्रीज के बीच में एक एज अ एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना है। कम से कम ट्रेड बैरियर होंगे तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा। तो ट्रेड को बढ़ाने को लेकर, फ्री एंड फेयर ट्रेड को लेकर जनरल एग्रीमेंट हुआ था टैरिफ्स एंड ट्रेड के ऊपर कंट्रीज के बीच 1947। लेकिन इसमें सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर नहीं होते थे। फिर एक उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से 1993, मतलब गैट के जो है डीजी थे एक डंकल, अर्थर डंकल। तो एक 7 साल तक मीटिंग हुई थी साउथ अमेरिका में, उरुग्वे कंट्री है वहां पर। तब उसका एक आउटकम निकला था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, जिसमें सर्विसेज का ट्रेड भी इंक्लूड होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ी हुई चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो WTO एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 1995। तो ये एक डेटा आपको पता होना चाहिए। तो WTO इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, बट क्लोज कॉपरेशन में काम करता है यूनाइटेड नेशन के साथ। तो WTO इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये एक अलग बॉडी है, क्लोज कॉपरेशन में यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता है। तो इसलिए ए वाला स्टेटमेंट ठीक है, हमें नॉट ट्रू बताना है। बी वाला, उरुग्वे राउंड गेव बर्थ टू WTO, ये उरुग्वे राउंड 1986 से 1993 तक चला था। इसमें अर्थर डंकल थे, अर्थर डंकल, DG ऑफ गैट, ठीक है। इनके प्रपोजल को डंकल प्रपोजल भी बोला गया था, डंकल प्रपोजल्स, ठीक है। तो उसका फिर फाइनली आउटकम आया था हमारे पास ये WTO के उसमें, ठीक है। और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ WTO, ये भी करेक्ट है। बस ये डी वाला ऑप्शन जो है ना वो रॉन्ग है, 1991 लिखा हुआ, जबकि 1995 हमारा आंसर हुआ, हाँ आंसर है, ठीक है। तो पॉइंट निमो में आते हैं। एक ये भी न्यूज में रहता है पॉइंट निमो कई बार। पॉइंट निमो क्या है? पॉइंट निमो ना एक रिमोट लोकेशन है अर्थ में, बहुत ज्यादा नो मैंस लैंड है बेसिकली। ये साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है पॉइंट निमो, साउथ पैसिफिक ओशियन। एक तो ये ध्यान रखना है साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है, और ये मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ है, मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ, लोकेशन ऑन अर्थ, बहुत रिमोट लोकेशन है अर्थ की। और यहां पर ना जो सैटेलाइट्स हैं, जो डिफंक्ट सैटेलाइट होती है, खराब हो जाती है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रही है, तो वहां पर सैटेलाइट का जो कूड़ा हमारे ऑर्बिट्स में है, उनको वापस जब स्पेस में लाया जाता है, तो कई बार सैटेलाइट्स को यहीं पर, मतलब यहीं पर गिराया जाता है, क्रैश लैंड किया जाता है। तो इसे ना सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्रैश लैंडिंग एरिया फॉर सैटेलाइट्स भी है, ये क्रैश लैंडिंग एरिया फॉर सैटेलाइट्स भी है, एरिया फॉर सैटेलाइट्स। तो इसलिए कई बार न्यूज में रहता है पॉइंट निमो, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हमारा पैसिफिक ओशियन, ए हमारा आंसर हो जाएगा, साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। फिर आते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरिया गोल्ड की बात हो रही है। देखो पहले तो ये समझना है कि हमारी जो इंडियन सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा कमी रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 चीजें, फास्फोरस, पोटेशियम, हमें इन 3 फर्टिलाइजर्स के थ्रू इनकी जरूरत पड़ती है, जिसे NPK भी बोलते हैं, NPK, ठीक है। पोटेशियम का केमिकली इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन की कमी, हमारी सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करता है यूरिया।
मतलब कोई भी पौधा है, प्लांट है, उसकी ग्रोथ के लिए ना उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन चाहिए होता है सॉइल में, और सॉइल में हम नाइट्रोजन की कमी है, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जब हम फर्टिलाइजर डालेंगे यूरिया, तो प्लांट की ग्रोथ होगी अच्छी और उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, ठीक है, जो भी हम उगा रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम यूरिया डालते हैं तो मान लो 3 महीने तक फसल खड़ी है, यूरिया हमने डाला, 3 महीने तक उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, लेकिन हमने यूरिया डाला तो वो तो 15 दिन के बाद यूरिया की इफेक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि वो यूरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता चला गया, उसकी इफेक्टिविटी धीरे धीरे वो वीक होता चला जाएगा, उसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर से बार बार यूरिया को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूरिया डालना पड़ता है। तो कई बार एक्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से प्लांट ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी होता है कि यूरिया क्या करे, बिल्कुल कंट्रोल्ड तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, धीरे धीरे। तो कंट्रोल्ड तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है, जब एक तो नीम कोटेड यूरिया का भी कॉन्सेप्ट आया, यूरिया में नीम कोटिंग हो जाएगी, तो उससे क्या है, यूरिया थोड़ा स्लो, एक बार यूरिया डालने पर क्या होगा, 1-1.5 महीने तक मान लो कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्योंकि वो थोड़ा स्लो कर रहा है, और ओनली यूरिया डालने पर जल्दी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, तो बार बार फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। तो ये जो हमारा यूरिया गोल्ड है, यूरिया गोल्ड, ये ऐसा यूरिया है जिसमें सल्फर कोटिंग होगी, सल्फर की। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बहुत ग्रेजुअल रखेगा, धीरे धीरे, स्लो, तो बार बार फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉइल में। तो उससे क्या, कॉस्ट कटिंग भी कम होगी और इफेक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो इसमें यूरिया गोल्ड में लिखते हैं न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर दैट इज कोटेड विद पोटेशियम। तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया ना, पोटेशियम गलत है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। सल्फर कोटिंग होती है, इट इज मोर इकोनॉमिकल, ये करेक्ट है, एफिशिएंट है नीम कोटेड यूरिया, ये करेक्ट है। नीम कोटेड यूरिया से ज्यादा स्लो प्रोसेस में ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर करेगा, धीरे धीरे करके, तो लंबे इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहेगी, फर्टिलाइजर डालने के बाद लंबी लाइफ रहेगी। तो सेकंड वाला इसमें करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, वक्फ बिल 2024 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन अगस्त। अब ये क्या है, ये वक्फ एक्ट है, सी आंसर है 1995 का, ठीक है। वक्फ क्या है ये समझ लेते हैं, काफी कंट्रोवर्सी में है। वक्फ माना जाता है कि वक्फ एक्ट आया था, इसमें क्या होगा कि वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट में, यूपी में, हिमाचल में, राजस्थान में वक्फ बोर्ड बने हुए। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को, जैसे कोई दान करना चाहे कि भाई हम ये प्रॉपर्टी ना वक्फ को दान करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी ना अल्लाह के नाम पे हो जाती है, और फिर वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए या उसके लिए यूज करेगा। लेकिन इसके वक्फ बोर्ड के ऊपर ना एलिगेशंस लगते हैं करप्शन के, कि गलत तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करें, नेता लोग यूज करें, ये एलिगेशंस लगते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा वक्फ ना अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम भी करता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी, यहाँ पर पहले कभी मस्जिद थी तो ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे थी, तो क्लेम करता है कि यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो पहले प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे थी, तो ये वक्फ बोर्ड क्लेम करता है और वो ले लेता है प्रॉपर्टी। फिर उसमें केस चलता है ट्राइब्यूनल में वक्फ के, फिर वहाँ पर कई बार लोग केस हार जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो डिस्प्यूट चलता रहता है इसमें। तो वक्फ के पास ना पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो मिसयूज भी कर रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस उनके ऊपर लग रहे हैं। तो भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, वक्फ एक्ट के थ्रू अपनी पावर्स ज्यादा बढ़ा रही है, वक्फ बोर्ड की पावर्स थोड़ा सा कम कर रही है, ताकि वो प्रॉपर्टी का मिसयूज ना कर पाए और अलग अलग एरिया पे क्लेम ना कर पाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इसको लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा है पूरे देश में। तो हमारा जो आंसर है इसका है सी, वक्फ एक्ट 1995। 13th, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, दादा भाई नारोजी ने लिखी है ये बुक, और दादा भाई नारोजी ने इस बुक में एक तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन भी करी थी, नेशनल इनकम कैलकुलेशन। तो एग्जाम में कई बार आया कि हमारे देश में पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेशन किसने करी थी, तो दादा भाई नारोजी ने करी थी फॉर 1867-68 फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी, ऑन एन एवरेज एक इंडियन कितना कमा रहा है वो कैलकुलेट करी थी। उसके अलावा दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ ये भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब ये है
कि इंडिया से जो वेल्थ है, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और बाद में इंडिया बहुत हालत खराब हो गई, गरीब देश बन गया, ब्रिटिशर्स ने इतना लूटा, तो हमारे यहाँ की जो वेल्थ है वो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड लेके चले गए, उसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ से सारा खजाना इंग्लैंड चला गया। तो दादा भाई नौरोजी ने ये भी कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, नेशनल इनकम कैलकुलेशन 1867 में, तो डी हमारा आंसर हो गया। उसके अलावा 14th में अगर हम बात करें फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो बी आंसर है वर्गीस कुरियन। ठीक है, इनको माना जाता है अमूल जो है ना, अमूल के जनक, मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन का यहाँ पर मतलब है मिल्क से। ठीक है, तो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन वर्गीस कुरियन ने थोड़ा कमर्शियलाइज करा मिल्क के प्रोडक्शन को। पहले मिल्क में क्या होता था, जो लोग भी गाय भैंसे पालते हैं तो वो अपने कंजम्पशन के लिए ही पालते हैं, मार्केट में इतना अच्छा प्राइस मिलता नहीं था मिल्क का। तो अमूल जब गुजरात में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई, किसान उससे जुड़े। ठीक है, उसकी खासियत है अमूल की कि उसका एक मालिक नहीं है, सारे किसान जो जुड़े हुए रहते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, वो सबको बेनिफिट मिलता है, सारे किसानों को इक्वली, जो जितना कंट्रीब्यूट करता है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है अमूल। इसमें मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए, जैसे मक्खन हो गया, ठीक है, दही, पनीर। तो अमूल कंपनी से ये सारे प्रोडक्ट बेचे जाने लगे, तो किसानों को अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। ठीक है, तो पूरा एक फैल गया, व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया, हर कोई गाय भैंसे पालने लगा कि अच्छा दूध से तो इतना प्रोडक्शन, इतना मतलब किसानों की इनकम बढ़ने लगी, खेती के साथ साथ वो गाय भैंसे भी पालने लगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई थी। तो इसलिए फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। और ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है इसे, ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध की नदियां बह गई थी, फ्लड आ गया था, इतना दूध प्रोड्यूस होने लगा था, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा बी इसका आंसर हो जाता है। हाँ, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये बर्थ टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो सी आंसर है सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट बेसिकली बैंक को एम्पावर करता है कि वो अपने लोन की रिकवरी किस तरीके से करेगा। मान लो बैंक से किसी ने लोन लिया है और वो डिफॉल्ट कर जाए, मतलब वो लोन बैड लोन हो जाए, और प्रॉपर लैंग्वेज में बैंक की भाषा में उसे बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैंक जो है उसकी रिकवरी किस तरीके से करेगा। अच्छा, एनपीए कब होता है, जब 3 मंथ्स, 3 महीने तक ईएमआई नहीं आती, ईएमआई बाउंस हो जाती है, 3 महीने तक नहीं आती, तो पैसा एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। तब उसके बाद बैंक रिकवरी कैसे करेगा, वो सारा प्रोसेस सारफेसी एक्ट में लिखा हुआ है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि बैंक इस तरीके से रिकवरी करे कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल को इंटरफेयर ना करना पड़े। मतलब बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि जब मारपीट कर रहा कि निकाल पैसे, तो सारफेसी एक्ट में सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, एक डिसेंट प्रोसेस है जिस तरीके को फॉलो करते हुए बैंक को अपनी रिकवरी करनी है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। 16th अभी हमने बात भी करी कि एनपीए 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो 90 डेज हमारा आंसर हो जाता है। 3 महीने तक ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, बैड लोन। जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है प्रिंसिपल पेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में 3 महीने तक, तो एनपीए की कैटेगरी में पैसा चला जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा सी हो जाता है, 90 डेज। ठीक है, अच्छा ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं बात कर रहा था, ये तो रह गया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब है जब बैंक रिकवरी करता है, तो बैंक का मेन काम तो बैंकिंग है, वो रिकवरी करने की एक्सपर्टीज होती नहीं, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं कई बार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कि आप हमारे बिहाफ में रिकवरी कर लो और आप हमें एक लमसम पैसा दे दो। मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100 करोड़ की रिकवरी करनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 90 करोड़ में वो बेच देगा कि आप हमें 90 करोड़ दो, 100 करोड़ आप रिकवरी करो, क्योंकि हम तो एक्सपर्टीज हमारी बैंकिंग में है, आपकी एक्सपर्टीज रिकवरी में है। तो उसी से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जन्म हुआ था। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ता जा रहा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्स की आइस मेल्ट होगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही है। 2015 में ये साइन हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ठीक है, तो कई बार यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा कि हम इसका पार्ट नहीं है, जो बाइडेन ने अनाउंस करा कि नहीं हम इसका पार्ट है, फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए तो बोला हम इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ना फिर जो भी पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करेगा उसने अपने यहाँ पर ना अपनी इंडस्ट्री को में पैसा वगैरह खर्च करना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी यूज की जा सके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है बी, इसका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। कलरीपयट्टू इज अ मार्शल आर्ट फ्रॉम प्रिवेलेंट इन विच इंडियन स्टेट, तो ये केरला का है, बी इसका आंसर है। ये अभी नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन में भी था। पहले ये उसमें रहा था एक्टिविटी में कि मतलब ये पार्टिसिपेशन में था कि कंपटीशन में था, फिर से कंपटीशन से हटाकर डेमोन्स्ट्रेशन में कर दिया गया, तो तब ये न्यूज में था, तो ये केरला का है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।